हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परीक्षा वाणी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बिल्कुल नए होंगे और आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इसके अलावा जो अजय राउत जी की बुक है, इतिहास की बुक है, उत्तराखंड का इतिहास है, तो उससे भी इसमें प्रश्न लिए गए हैं। और बाकी एक और बुक है जो है घनश्याम जोशी जी की, उससे भी इसमें प्रश्न लिए गए हैं। और जो बलवती जी की बुक है उससे भी कुछ प्रश्न इसमें लिए गए हैं। टोटल इसमें 20 प्रश्नों की संख्या होगी। और दोस्तों, आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने सही हुए। अच्छे प्रश्न है दोस्तों, जो आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें आपके लिए 10 क्वेश्चन रहेंगे स्क्रीन पर और 10 क्वेश्चन होंगे आपके क्विज के रूप में और आपके मन में तुरंत उसका उत्तर आ जाना चाहिए। दोस्तों, आज के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना जरूर। तो पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला है। आपके ऑप्शन है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून या फिर नैनीताल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जिन जिन लोगों ने उधम सिंह नगर चुना है तो आप बिल्कुल गलत हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला है तो ये है देहरादून। तो देहरादून आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देहरादून के बाद जो चावल उत्पादन करता है, देहरादून के बाद हो जाएगा उधम सिंह नगर दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर हरिद्वार। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक देहरादून, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद दोस्तों कौन, हरिद्वार। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो चावल की बात होगी, अगर आएगी एग्जाम में गेहूं, जरूरी नहीं है कि चावल ही आ जाए। तो गेहूं का उत्पादन भी कौन करता है दोस्तों सर्वाधिक, तो गेहूं का सबसे पहले देहरादून ही है, उसके बाद है उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर से याद आया, आपको भी पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि गन्ना उत्पादन में उधम सिंह नगर का पहला स्थान है। गन्ना उत्पादन में उधम सिंह नगर का पहला स्थान है और दूसरा स्थान है किसका, हरिद्वार का। तो इतने फैक्ट आपने जान लिए, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। एक दोस्तों इंटरेस्टिंग बात आपके लिए कि गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में ज़्यादा जो कृषि भूमि है वो है कहाँ, कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल की अपेक्षा। जबकि आप लोगों को पता है कि गढ़वाल में 7 जिले हैं, कुमाऊं में 6 जिले हैं, फिर भी कुमाऊं मंडल में ज़्यादा कृषि भूमि है। और गेहूं दोस्तों, जो कि गेहूं सबसे ज़्यादा बोई जाती है, लगभग की 33% भाग भर ये गेहूं बोया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं। आर.के. दर, डॉक्टर जी.सी. श्रीवास्तव, इंदु कुमार पांडे या फिर डॉक्टर आर.एस. टोलिया। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखते हैं आपके मन में, डॉक्टर आर.एस. टोलिया। ये आपको पता है कि ये उत्तराखंड के प्रथम कौन थे, मुख्य सूचना आयुक्त थे। मुख्य सूचना आयुक्त थे कौन, डॉक्टर आर.एस. टोलिया। तो एक ऑप्शन तो आपका ऐसे हट गया। बाकी जो 3 हैं ये सभी वित्त आयोग से ही संबंधित हैं। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम वित्त आयोग कौन रहे हैं, कौन अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो दोस्तों ये हैं आर.के. दर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। डॉक्टर जी.सी. श्रीवास्तव, ये दोस्तों ये उत्तराखंड वित्त आयोग के कौन से नंबर के अध्यक्ष रहे हैं, तो दूसरे नंबर के अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंदु कुमार पांडे। अब आप कहेंगे कि ये तीसरे नंबर के भी वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही है। ये तीसरे नंबर और 5वां वित्त आयोग, अभी 5वां वित्त आयोग चल रहा है हमारा। तो अभी वर्तमान में जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तो वो हैं इंदु कुमार पांडे और तीसरे नंबर के भी ये रहे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, मेरा गांव मेरी सड़क योजना की शुरुआत कब हुई। मेरा गांव मेरी सड़क, मेरा गांव मेरी सड़क योजना की शुरुआत कब हुई। 2014 में, 2015 में, 2013 में या फिर 2016 में। तो इसी तरह से एग्जाम में आपके सामने देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है 2015 नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2014 में। तो मेरी गांव मेरी सड़क योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में। तो ये आपको बिल्कुल
याद रखना है। और 2014 में ही एक दो और योजना है जो कि महत्वपूर्ण है, क्या पता यहाँ से एग्जाम में बन जाए प्रश्न। एक है मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत हुई थी, तो ये भी कब हुई थी? 2014 में। मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत ये भी 2014 में हुई थी। एक और योजना है जिसकी शुरुआत भी 2014 में हुई थी, वो है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना, इसकी भी शुरुआत 2014 में हुई थी। अब आप कहेंगे मैंने कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसका नाम अब बदलकर 2017 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है और योजना का नाम बदल दिया गया है। इसका पूरा नाम है दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना, इसका नाम कर दिया गया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 2017 से बदल दिया गया। बाकी 2014 वाला आप याद रखिए कि मेरी गांव मेरी सड़क योजना 2014 से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपके सामने अगर इस तरह के प्रश्न आए, क्योंकि इससे आपका ज़्यादा प्रश्न बन सकेंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके यहीं हो गए। सिंपल एक बार एग्जाम में अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है, सिर्फ 1 नंबर के लिए कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में इसी को पूछ लिया गया था, बाकी इनसे भी प्रश्न बना ही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? लक्ष्य सेन बैडमिंटन, अरुण जखमोला वॉलीबॉल, हरि सिंह थापा फुटबॉल, तारा राउत या फिर क्रिकेट। तो इनमें से आपको बताना है। तो लक्ष्य सेन दोस्तों बैडमिंटन बिल्कुल सही है, अल्मोड़ा से संबंध है इनका। तो लक्ष्य सेन ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन बिल्कुल सही है। अरुण जखमोला इनका संबंध भी वॉलीबॉल से ही है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है तारा राउत क्रिकेट, ये भी दोस्तों पौड़ी जिले से इनका संबंध है और क्रिकेट है। पहली उत्तराखंड के पहली महिला क्रिकेटर या पहले क्रिकेटर हैं ये, कौन? तारा राउत ये रही हैं। और लक्ष्य सेन बैडमिंटन बताई दिया मैंने आपको, और अरुण जखमोला वॉलीबॉल। हरि सिंह थापा फुटबॉल ना होकर के दोस्तों ये हैं बॉक्सिंग से, और इनको भारतीय बॉक्सिंग का पितामह भी कहा जाता है हरि सिंह थापा को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एशियाई खेलों में इन्होंने पदक जीता था, रजत पदक इन्होंने जीता था, और ये इनका संबंध किससे है? तो ये बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है इनको, हरि सिंह थापा को। इतना आपने जान लिया दोस्तों। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आता है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जखोल देवक्यारा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर कब चुना गया? तो ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आयोग 2-3 साल पुराने करंट अफेयर भी पूछ देता है, तो इसलिए इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले भी इस तरह से प्रश्न यहाँ से बने। जखोल देवक्यारा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर कब चुना गया? 2019 में, 2018, 2017 या फिर 2016? तो इसका सही उत्तर है 2019 में। तो 2019 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब ये जखोल देवक्यारा बुग्याल है कहाँ? तो बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा। तो इसका सही उत्तर है जखोल देवक्यारा बुग्याल है कहाँ? उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर जखोल देवक्यारा बुग्याल कहाँ है तो उत्तरकाशी। और ट्रैक ऑफ द ईयर कब चुना गया था जखोल देवक्यारा बुग्याल को? तो 2019 में। तो इतना आपने जान लिया। 2018 ऑप्शन पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एक एग्जाम में बन गया था। 2018 में जो नामिक ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर, अब नामिक ग्लेशियर कहाँ होगा? तो ये होगा पिथौरागढ़ में। आप लोगों को पता होगा, नहीं है तो आज जान लीजिए। नामिक ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में, और इसको 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नामिक ग्लेशियर, इसमें थोड़ी बहुत नमक की मात्रा पाई जाती है, इसलिए नामिक ग्लेशियर इसका नाम है। 2017 में द्रोणगिरी पर्वत को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 2016 में ब्राह्मी ताल है, ब्राह्मी ताल ये कहाँ होगा? ब्राह्मी ताल, तो ये भी उत्तरकाशी में है। तो इसको भी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था कब? 2016 में। द्रोणगिरी पर्वत कहाँ है? तो ये आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, बाकी आपको बुक में आसानी से मिल जाएगा कि द्रोणगिरी पर्वत कहाँ है, जिसको कि 2017 में
ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में अक्सर। अजीत कुमार डोभाल का संबंध किस जनपद से है? टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी या फिर देहरादून। अब कई लोग टिहरी और पौड़ी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे। अजीत कुमार डोभाल का संबंध किस जनपद से, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर टिहरी न होकर के पौड़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अजीत कुमार डोभाल का संबंध कहाँ से हो जाएगा, किस जनपद से? पौड़ी से। और पौड़ी से ही दोस्तों जो बिपिन रावत हैं, वर्तमान में हमारे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, जो कि CDS ये हैं, इनका संबंध भी किस जनपद से? तो ये भी पौड़ी से ही है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अगर एग्जाम में आए तो कहीं से भी आए तो आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, कई बार पूछा गया है। पंवार वंश का संस्थापक था अजय पाल, कनक पाल, जगत पाल या फिर कनक राव। तो पंवार वंश का संस्थापक हो जाएगा दोस्तों कौन? ऑप्शन नंबर बी, कनक पाल। कनक पाल ऑप्शन नंबर बी, पंवार वंश का संस्थापक। अब दोस्तों इतिहासकारों में अलग अलग है कि कौन, कोई किसको मानता है, कोई किसको, पर ज़्यादातर अब आयोग के द्वारा भी इसे उत्तर दिया गया कनक पाल को। तो पंवार वंश का संस्थापक कनक पाल को ही आपको भी यही मानना है। बाकी कनक पाल उस समय जब चाँदपुरगढ़ी आया था, चाँदपुरगढ़ी जो कि चमोली में है, तो उस समय वहाँ का शासक कौन हुआ करता था? भानु प्रताप। भानु प्रताप। अब भानु प्रताप का दूसरा ही नाम मिलता है सोनपाल। इसने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर दिया था। तो उसके बाद अब कई लोग मानते हैं कि कनकपाल धार नगरी गुजरात से आया, कोई अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। तो ये आपको बिल्कुल जो आयोग के द्वारा उत्तर दिया गया था कनकपाल पंवार वंश का संस्थापक है, तो आपको यही मानना है। जैसे आयोग ने एक एग्जाम में बताया था कि पहले तक आयोग थोरचंद को ही चंद्रवंश का संस्थापक मानता था, फिर उसके बाद सोमचंद को ही आयोग के द्वारा फिर चंद्रवंश का संस्थापक माना है। तो आपको भी यही करना है, सोमचंद चंद्रवंश का संस्थापक। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अजय पाल के बारे में दोस्तों बहुत कुछ है, पर आप एक दो चीज़ याद रख लीजिए। अजय पाल 37वां राजा था, 47वां नहीं 37वां राजा था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 52 गणों को जीता इसने, और गढ़वाल का अशोक भी इसे ही कहा जाता है। गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है, ये भी एग्जाम में बन गया था प्रश्न। गढ़वाल का अशोक कहा जाता है अजय पाल को। बाकी सरोला ब्राह्मणी की नियुक्ति की, धूली पाथा चलाया, बहुत कुछ है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जगत पाल, ये ऑप्शन नंबर सी, इनसे संबंधित एक फैक्ट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है, यहाँ से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है किसका? जगत पाल का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी, कुड़िंद, गोरखा या फिर मगध। तो आपने ये दो ऑप्शन आसानी से हटा दिए, गोरखा और मगध, क्योंकि गोरखा का और मगध आपने हटा दिए, दो ऑप्शन हटा दिया। अब इन दोनों में से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? आखिरकार आपका उत्तर सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो आपने चुना था, कत्यूरी। कत्यूरी को उत्तराखंड में इनका शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, कत्यूरी। अब दोस्तों कत्यूरी, कई लोग कत्यूरी आप भी पढ़ते होंगे, कहीं पर कत्यूरी, कहीं कार्तिकेयपुर। अब कई लोग इनमें भी कंफ्यूज रहते हैं, क्या ये एक ही है? खुद इतिहासकार भी दोस्तों इनको एक ही मानते हैं, कई लोग अलग अलग मानते हैं। तो ये इनमें भी खुद ही इतिहासकारों में बहुत कन्फ्यूजन है। पर फिर भी आप ऑप्शन के हिसाब से, जो भी इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, आपको ऑप्शन के हिसाब से करने होंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में गलत है, तो आप बुक का रेफरेंस से देखें, तो आयोग से उत्तर सही करा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कृषि कुंभ या फिर कृषि मेला कहाँ लगता है? गोपेश्वर में, पंतनगर में, रानीखेत में या फिर ऊखीमठ में। तो कृषि कुंभ या कृषि मेला दोस्तों ये कहाँ लगेगा? पंतनगर उधम सिंह नगर में। ये दोस्तों साल में 2 बार लगता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, यहाँ ये लगता है। और देश का प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय वो भी यही है, पंतनगर। 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब दोस्तों 15 मिनट हो गए हमारे, 10 क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके हैं और 10 में से लगभग आपके 20 से ज़्यादा प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्टर के साथ, यानी कि 25 से ज़्यादा लगभग तो बन ही गए होंगे। तो अब शुरू करते हैं मौखिक रूप से क्विज, और आपके मन में सीधे उत्तर इसके आ जाना चाहिए। तो पहला प्रश्न दोस्तों 11वां, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सभी, किसी न किसी एग्ज़ाम में। ये कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न इसमें लिए हैं, ताकि आपके पुराने पेपर भी रिवीजन हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन पहले तक पूछे जाते रहें। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो पहला प्रश्न 11वां, ज़्यादा ऑप्शन दोस्तों बहुत कम में ही आपको मैं दूंगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें वन लाइनर के रूप में रहेंगे। मेमोयर्स ऑफ देहरादून, मेमोयर्स ऑफ देहरादून एक पुस्तक है, ये आपको बतानी है कि इसके लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों GRC विलियम्स, GRC विलियम्स इसके लेखक हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार प्रश्न फिर से दोहरा देता हूँ, मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं JRC विलियम्स। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है 12वां कि जौनसार, अब जौनसार आपको पता है कि जौनसार बाबर क्षेत्र देहरादून, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में है? आपने बुक में पढ़ा होगा, आसानी से मिल जाएगा, हूण शैली में, हूण शैली में। ज़्यादातर प्रश्न मैंने आपको बताया कि दोस्तों परीक्षा वाणी से ले गए, तो ये प्रश्न भी आपको आसानी से मिल जाएगा कि जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? तो ये है दोस्तों हूण शैली में। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इनके बारे में भी पिछले प्रश्नों में कई प्रश्न लिए हैं, पहले भी बता चुका हूँ। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई या घोषणा कब हुई? तो ये 1 जून 2002। ये भली भांति आपको याद होगा, नहीं है तो आप आज से इसे जरूर याद रखेंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1 जून 2002 में। अगर सन में आए तो 2002 बिल्कुल सही है, जून जुलाई इस तरह से आए तो जून, वरना आप पूरा याद रख लीजिए 1 जून 2002। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में बना है, तो इसलिए डेट के साथ आप याद रखेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है गंगोत्री। अब गंगोत्री कहाँ है? सीधे आपके मन में आ नीचे उत्तरकाशी। गंगोत्री में किसकी पूजा होती है? तो गंगा की, गंगा माँ। तो गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आपको बिल्कुल बताना है। इसका सही उत्तर है अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको जाना नहीं है, वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है, सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है रात अब भी मौजूद है, रात अब भी मौजूद है। मैंने कई बारे में पिछली वीडियो में इनके बारे में बताया है, एक्स्ट्रा फैक्ट में इनकी और रचनाएं ली थी, इनको व्यास सम्मान दिया गया और भी बहुत कुछ अब आपके मन में आ गया होगा। रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है लीलाधर जगूड़ी। कौन? लीलाधर जगूड़ी। आपका ये बिल्कुल सही है, रात अब भी मौजूद है, लीलाधर जगूड़ी। हो सके तो दोस्तों जितने प्रश्न अभी तक हो गए हैं, आपको हर रोज़ की तरह ही कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अंगाली मठ स्थित है दोस्तों, ये अंगाली मठ, ये DD शर्मा जी की बुक में फर्स्ट में ही दिया हुआ है। अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो ये है टिहरी में, टिहरी में। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, अंगाली मठ टिहरी में, DD शर्मा जी की बुक में आसानी से मिल जाएगा। जो अगला प्रश्न है परीक्षा वाणी में आसानी से मिल जाएगा और भी बुकों में मिल जाएगा। उजली, उजली या अनेरी होली, ये भी मैंने जब आपको बताया था कि थारू के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट में ज़रूर बताया था। उजली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? तो आपका सही उत्तर है थारू, सही उत्तर है थारू। खिचड़ी नृत्य करते हैं होली के अवसर पर और दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत कम लोगों ने, जब एग्जाम हुआ था तो बहुत कम लोगों को आया है। झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि की खोज, झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि की खोज का पता किसने लगाया था? तो आपका सही उत्तर है डॉक्टर यशवंत कटोच। तो आप इतना याद रखिए, यशवंत सिंह कटोच, यशवंत सिंह कटोच। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19वां,
पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? तो ये भी एग्जाम में आया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? दोस्तों जैसे महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई, या फिर और भी जैसे मनोहर श्याम जोशी और गिरीश तिवारी गिरदा या फिर कोई और भी हो, सब लगभग इनसे या जन्म मृत्यु कुछ भी आयोग पूछ लेता है। तो जो परीक्षावाणी बुक के अनुसार इसका सही उत्तर दिया गया था या और बुक में 1887 गोविंद बल्लभ पंत 10 सितंबर 1887 एग्जाम में आ गया है। अगर पूरी डेट याद रखेंगे तो 10 सितंबर 1887 ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है उत्तराखंड में? जो लोग पिछली वीडियो में मैंने बताया है, जो लोग वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे तो वो लोग इसका उत्तर सही कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है टिहरी के परमार वंश। अब टिहरी में ही परमार वंश, जो टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम आपको बताना है। 55वें राजा, ये भी दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 54 राजा पहले हुए थे, उसके बाद राजा हुए कितने? 6। उसमें भी पहले राजा कौन होंगे? तो जिसने टिहरी रियासत, टिहरी में दोस्तों जिन्होंने कि कौन होंगे? सुदर्शन शाह। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ की थी? टिहरी में। तो इसलिए टिहरी के जो 55वें राजा तो वो होंगे कौन? सुदर्शन शाह। 1815 से 1859 तक इन्होंने शासन किया था, 1815 से 1859 तक। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और 20 में से आपको कितने से हुए ये आप ज़रूर बताइए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करना है। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।